Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar and from today we are going to start a chapter from 8th class history book and the name of the chapter is From Trade to Territory, the Company Establishes Part. So beta, this is the second video lecture for the chapter. In our previous video lecture we have already discussed that how the Britishers entered India, कि ब्रिटिश इंडिया में कैसे आए थे और हमने देखा कि कैसे उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो ब्रिटिश क्वीन थी उस समय उनसे एक चार्टर साइन कराया और वो इंडिया आ गए ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब से भी एक फरमान ले लिया और बंगाल में फ्री ट्रेड करने की उन्हें परमिशन मिल गई। लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के बाद जब बंगाल में इंडिपेंडेंट नवाब बनते हैं तो वो ये बात जान जाते हैं कि ब्रिटिश जो है वो अपने जो ड्यूटी फ्री पासेस हैं उनका मिसयूज़ कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो जो है कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। Now in this video lecture we are going to study about the wars between the Bengal rulers and the Britishers. ब्रिटिश की और बंगाल के रूलर्स के बीच जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट वंस अगेन देयर इज़ एन सजेशन एंड इंफॉर्मेशन फॉर यू। एक इंफॉर्मेशन है कि इस वीडियो लेक्चर के बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। देयर विल बी अ क्विज फॉर यू और आपने पूरी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद में वीडियो के लास्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एंड मुझे कमेंट बॉक्स में वो आंसर दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझी है। सो लेट्स बिगिन। सो बेटा, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल लड़ी गई, डैट इज़ नोन एज द बैटल ऑफ पलासी। पलासी एक जगह है बंगाल में जहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई जिस वजह से इसका नाम बैटल ऑफ पलासी है। हिस्ट्री में बैटल इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने इंडिया का फ्यूचर ही चेंज कर दिया। इस बैटल की वजह से अब ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो जाती है इंडिया में। सो लेट्स सी द बैकग्राउंड ऑफ द बैटल कि इस लड़ाई में वास्तव में हुआ क्या था, कैसे इसका बेस जो है वो तैयार हुआ। एज यू ऑल नो कि बंगाल के जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे वो थे मुर्शिद कुली खान। अब मुर्शिद कुली खान जो हैं वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने ड्यूटी फ्री जो ट्रेड करने के उन्हें पासेस मिले हुए हैं उसका मिसयूज़ कर रही है, तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। मुर्शिद कुली खान के बाद जो सेकंड नवाब बनते हैं ही इज़ द अलीवर्दी खां, तो वो भी जो है ब्रिटिश का प्रोटेस्ट करते हैं कि उन्हें जो है यहाँ पे टैक्स वगैरह जो है अब पे करना होगा। फाइनली ब्रिटिश उनकी बातों को इग्नोर करते चले जाते हैं। देन केम द नवाब सिराजुद्दौला। अब ये जो हैं वो अलीवर्दी खां के ग्रैंडसन हैं जो 23 इयर्स की एज में नवाब बनते हैं इन 1740। तो अलीवर्दी खां के बाद जब सिराजुद्दौला नवाब बने तो उन्होंने नोटिस किया कि ब्रिटिश जो हैं वो अब उनकी नीयत ठीक नहीं है और वो यहाँ पे ऑनेस्टली ट्रेड करने के मूड में नहीं है। तो सिराजुद्दौला के पास कंटिन्यूअसली कंप्लेंट्स पहुंचती हैं ब्रिटिशर्स की। तो सिराजुद्दौला कंपनी को ऑर्डर करते हैं कि देखिए आप यहाँ पे मेरे जो गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस करना बंद कर दीजिए, आप यहाँ पे अपनी फोर्टिफिकेशंस जो कर रहे हैं उसको बंद कीजिए और अब आगे से आपको टैक्स पे करना होगा। अब इंटरफेरेंस कौन सा वो मना करते हैं? नवाब के पास में खबर पहुंचती है कि उनकी स्टेट के जो हिंदू मर्चेंट्स हैं कंपनी की तरफ से उनको इंस्टिगेट किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है नवाब के अगेंस्ट कि नवाब इज़ अ मुस्लिम रूलर, तो इसलिए जो है वो आपके फेवर में कुछ नहीं करेगा। अब नवाब को इस बात पे बहुत गुस्सा चढ़ता है। देन फोर्टिफिकेशन मीन्स कि किलेबंदी जो वहाँ पे चल रही थी, किलेबंदी मीन्स कि ब्रिटिशर्स ने कैलकटा में अपना एक फ़ोर्ट बना लिया था, फोर्ट विलियम। अब वो वहाँ पे आर्मी भी रखने लग गए थे और कंटिन्यूअसली उसको बढ़ाते चले जा रहे थे।
अब नवाब को ये चीज़ पसंद नहीं थी, उन्हें लगा कि अब ये आर्मी अपनी बढ़ा रहे हैं तो ये हमारे लिए इन फ्यूचर जो है वो खतरा खड़ा कर सकते हैं। देन उन्होंने ब्रिटिशर्स को, जो फ्री ट्रेड वो लोग करते थे, तो उसके लिए बोला कि आगे से आप ट्रेड फ्री नहीं करेंगे, आपको टैक्स पे करने होंगे। लेकिन ब्रिटिश ने इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने व्यूज़ रखे कि देखो हमें तो फ्री ट्रेड करने की परमिशन एम्परर औरंगज़ेब जो थे उनसे ही मिली हुई है, उनका हमारे पास फरमान है, तो हम तो किसी तरह का कोई टैक्स जो है वो देंगे नहीं। सेकेंडली उन्होंने अपना जो वो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे उसको भी कंटिन्यू रखा कि सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमें तो आर्मी रखनी ही पड़ेगी। अब नवाब को इन बातों पे बहुत गुस्सा आता है, तो नवाब क्या करता है, 30,000 सोल्जर्स के साथ में कलकत्ता के फोर्ट के ऊपर अटैक कर देता है। कलकत्ता में जो ब्रिटिशर्स का फोर्ट था उस पर हमला कर देता है। और हमला करने के बाद वो क्या करता है, कासिम बाज़ार में जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी उसको अपने कब्ज़े में ले लेता है, उनका कलकत्ता का फोर्ट अपने कब्ज़े में ले लेता है, और वहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, नियर अबाउट 146 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पकड़वा के उनको एक काल कोठरी में बंद करवा देता है। अब काल कोठरी में बंद करने के बाद उनमें से 123 सोल्जर्स जो ऑफिशियल्स थे वो मारे जाते हैं दम घुटने की वजह से। अब ये इंसिडेंट हिस्ट्री में ब्लैक होल ट्रेजिडी के नाम से जाना जाता है। अब जब ये न्यूज़ जो है उस समय का जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है रॉबर्ट क्लाइव, उसके पास में पहुंचती है, तो ही इज़ एंगर्ड, उसको बहुत गुस्सा आता है। और वो क्या करता है, वो वापस कोलकाता के फोर्ट को हासिल करने के लिए साउथ की तरफ जितनी भी उसकी आर्मी होती है उसको बंगाल बुला लेता है। अब बंगाल में बुला के वो दोबारा से कलकत्ता के फोर्ट के ऊपर हमला करता है और उसको वापस अपने कब्ज़े में जो है वो ले लेता है। अब कलकत्ता का फोर्ट तो दोबारा उसके कब्ज़े में आ गया, लेकिन नवाब क्या करता है, फोर्ट हाथ से चला गया कोई बात नहीं, वो ये डिक्लेयर कर देता है कि अब कंपनी जो है वो बंगाल में ट्रेड नहीं कर सकती, ना अपने गुड्स को वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं ना बेच सकते हैं। इवन वो उनके लिए उनके शिप्स को भी ब्लॉकेड कर देता है, मींस उनके शिप्स भी अब बंगाल में जो है के कॉस्ट के ऊपर नहीं आ सकते, इस तरह के वो ऑर्डर्स पास करता है। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको ये बात तय हो गई है कि इस नवाब के रहते जो है वो हम अपना रूल सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। तो वो क्या करता है, वो डिसाइड कर लेता है कि अब तो नवाब के बीच में और ब्रिटिश कंपनी के बीच में लड़ाई पक्की होनी तय ही है। अब नवाब जो है वो बहुत पावरफुल है, उसके पास में बहुत बड़ी आर्मी है, लार्ज आर्मी है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, फ्रॉम साउथ, यहाँ मैप में देखिए आपको नज़र आएगा, यहाँ साउथ की तरफ जितनी भी उसके पास में नेवल फोर्स होती है बाय शिप्स, वो यहाँ बंगाल में बुला लेता है। शिप्स के थ्रू यहाँ पे वो जो है सारी फोर्स इकट्ठी कर लेता है। एंड उसको ये बात पता है कि अभी भी सिराजुद्दौला जो है वो बहुत पावरफुल है, तो हम सीधे सीधे तो जीत नहीं पाएंगे। तो वो यहाँ पे एक चाल चलता है। अब ब्रिटिशर्स जो थे ना, दे वर वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। अब वो क्या करता है, वो जाके चुपके से जो सिराजुद्दौला का सेनापति होता है, उसका कमांडर इन चीफ, उसका नाम था मीर जाफ़र। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज में ये जो अंकल हैं ये मीर जाफ़र है, और ये जो है ये रॉबर्ट क्लाइव है। तो वो जो है वो मीर जाफ़र से जाके मिलता है और उसको जो है वो लालच देता है। उसको क्या लालच देता है, उसको बोलता है कि देखो हम तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए हैं, तो हमें तो अपने ट्रेड से मतलब है, लेकिन ये नवाब जो है वो हमें ट्रेड करने नहीं दे रहा, तो अगर तुम हमारा साथ देते हो और हम मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे और इस नवाब को यहाँ से हटा देंगे, और उसके बाद में हम तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे। अब मीर जाफ़र जो है वो उसके लालच में आ जाता है। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इंडियंस जो हैं दे वर वेरी ब्रेव रूलर्स। इंडियंस जो थे वो शुरू से ही ब्रेव भी थे, और वो जब भी हारे वो इस वजह से हारे क्योंकि उनके अपने ही लोगों ने उनको धोखा दिया। एंड दिस मीर जाफ़र को हिस्ट्री में एज अ ट्रेटर जाना जाता है। ट्रेटर मतलब गद्दार, जिसने देश के साथ गद्दारी करी। आपने 7th की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा है, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था सेकंड बैटल ऑफ तराई में। पृथ्वीराज चौहान भी क्यों हारा था, उसके अपने ही इंडियन जयचंद ने जो है, जो कन्नौज का रूलर था, उसने उसके साथ गद्दारी करी थी, उसने मोहम्मद गौरी को इन्विटेशन भेजा था।
एंड सिमिलरली यहाँ पे ये एज अ ट्रेटर है, गद्दार साबित हुआ। और जब बैटल चल रही थी, पलासी के मैदान में लड़ाई चल रही थी, तो सिराजुद्दौला बहुत श्योर था कि उसकी सेना बहादुरी के साथ में लड़ेगी और वो जो है दुश्मन की सेना को, कंपनी की सेना को हरा देंगे। लेकिन इतनी लार्ज आर्मी होते हुए भी सिराजुद्दौला जो है इस लड़ाई में हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अपना ही जो सेनापति है मीर जाफ़र, वो सेना को, जो हाफ सेना की टुकड़ी उसके साथ थी, उसको ऑर्डर ही नहीं करता आगे लड़ने के लिए, जिसका रिजल्ट ये होता है कि प्लासी की बैटल में ब्रिटिशर्स जो हैं दे बिकम द विनर्स, वो जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला जो है इस लड़ाई में लड़ते हुए मारा जाता है। अब लड़ाई के बाद क्या होता है, इस बैटल ने पूरी इंडियन हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। कैसे चेंज करके रख दिया? ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने मीर जाफ़र को जैसा बोला था, उन्होंने उसको नवाब बना दिया। अब इतने अच्छे ब्रिटिशर्स नहीं थे कि वो अपने सारे प्रॉमिसेस को फुलफिल करते, तो वो खुद नवाब बन सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है मीर जाफ़र को नवाब बनाया। अब इसके पीछे क्या कारण था ये हम अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, बट अभी आगे थोड़ी सी इसके रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो मीर जाफ़र जो है उसको नवाब बनाया गया और मीर जाफ़र ने नवाब बनते ही कंपनी को खुश करने के लिए उनको बहुत सारे गिफ्ट्स प्रोवाइड किए। कंपनी ऑफिशियल्स को पर्सनली गिफ्ट्स दिए गए। नियर अबाउट 3 लाख रुपीज़ जो थे वो कंपनी को पे किया गया। 3 लाख रुपीज़ आज की डेट में भी बहुत बड़ी रकम होती है, और उस समय की बात सोचिए 18th सेंचुरी में कितना लार्ज अमाउंट था ये। देन ब्रिटिशर्स को बंगाल में फ्री ट्रेड करने की परमिशंस ग्रांट कर दी गई। अब ये जो नवाब है, जैसा जैसा ब्रिटिश कहते हैं ये सिर्फ वैसे वैसे ही डिसीजंस लेता है। मीन्स ही इज़ अ पपेट नवाब। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। अब उस टॉपिक पे आते हैं कि ब्रिटिश ने उसे नवाब बनाया क्यों। क्योंकि ब्रिटिश जो थे उस समय दे वर नॉट इन द मूड टू रूल इंडिया। वो रूल करने नहीं आए थे, वो तो सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे, व्यापार से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। वो तो चाहते थे कि यहाँ पे उनको व्यापार करने में किसी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना आए सामने। और सेकेंडली अगर वो खुद नवाब बनते तो क्या होता, यहाँ के जो कॉमन मासेस हैं, आम लोग हैं, वो क्या कर सकते थे, उनको वो जो थे उस शायद अच्छे तरीके से रिएक्ट ना करते कि अरे ये कौन, हमारे नवाब की जगह कोई जो फॉरेनर है, कोई ब्रिटिशर जो है वो नवाब बन के बैठ गया, जिन्हें यहाँ की लैंग्वेजेस तक भी ढंग से नहीं आती थी। इन सब चीज़ों को, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए उन्होंने जो है एक पपेट नवाब, कठपुतली की तरह सामने राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया, जो कि करता वही था जो कि ब्रिटिश उससे करवाना चाहते थे। काफ़ी समय तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन बहुत जल्दी फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि अब जो मीर जाफ़र है इससे हमें आगे कोई ख़ास प्रॉफिट होने वाले नहीं है। जितने प्रॉफिट हम इससे ले सकते थे वो हमने ले लिए। फाइनेंशियली बहुत उनके रिसोर्सेज जो थे वो काफ़ी कुछ वो गेन कर चुके थे मीर जाफ़र से, जिसकी वजह से क्या हुआ था, अब उनकी पोजीशन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जो उससे पैसा वो हासिल कर रहे थे, जो फ्री ट्रेड यहाँ पे वो कर रहे थे, उस पैसे से उन्होंने यहाँ पे अपने फोर्ट्स वगैरह भी बना लिए हैं, अपनी आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर ली है। एंड सेकेंडली जो पहले ट्रेड करने के लिए वो पैसा ब्रिटेन से मंगाया करते थे, इंग्लैंड से पैसा आता था यहाँ पे सिल्क खरीदने के लिए, या जो उन्हें यहाँ पे स्पाइसेस खरीदने होते थे, अब वो यहीं के पैसे से उन गुड्स को परचेज करते थे और उसको इंग्लैंड भेज रहे थे। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस नवाब को भी बदल देना चाहिए, आगे इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो उन्होंने मीर जाफ़र को बोला कि भाई देखो, अब तो तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे से तो राजकाज संभल नहीं रहा, तो अब तुम जो है राजगद्दी को खाली करो। एंड उन्होंने मीर जाफ़र का जो सन इन लॉ था उस समय, उसका नाम था मीर कासिम, उसको नवाब बना दिया। अब मीर कासिम ने भी राजगद्दी पे बैठते ही उसने ब्रिटिशर्स को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड किए। नेचुरली फाइनेंशियली उनको, क्योंकि अब वो बहुत लालची हो चुके थे ब्रिटिश, तो उन्हें जो भी नया नवाब बनता था उनसे बहुत कुछ हासिल करना होता था, बहुत सारी नए उनको फैसिलिटीज़ मिली। देन लेकिन ये जो मीर कासिम है ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और क्लेवर भी है।
अब ये राजगद्दी पे बैठते ही समझ गया कि अगर मुझे बंगाल में इंडिपेंडेंटली रूल करना है तो आज नहीं तो कल ब्रिटिश के साथ में या तो मुझे लड़ना पड़ेगा और या फिर मुझे जो है किसी ना किसी तरीके से ये राजगद्दी से उतार ही देंगे। तो उसने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया बंगाल में। उसने धीरे धीरे अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया। उसने ब्रिटिशर्स को जितनी प्रिविलेजेस दी हुई थी, जो भी सुविधाएं दी हुई थी, धीरे धीरे उनसे वापस लेनी शुरू कर दी। देन उसने क्या किया, उसने देखा कि मैं ब्रिटिश को फ्री ट्रेड करने से तो मना नहीं कर सकता यहाँ पे। तो उसने क्या किया, ये बोला कि अगर ब्रिटिश यहाँ पे फ्री ट्रेड करना चाहते हैं तो करते रहें, लेकिन यहाँ पे जितने इंडियन मर्चेंट्स भी हैं उस समय, उन्हें भी यहाँ पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स वो भी अब फ्री में ट्रेड कर लें। तो इसके साथ साथ उसने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी, क्योंकि उस समय मुर्शिदाबाद में ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत बढ़ता चला जा रहा था। तो उसने कहा कि ब्रिटिश से दूर रहने का यही तरीका होगा कि मैं अपनी कैपिटल ही दूसरी जगह बना लूँ। अब ये सारी चीज़ें जो थी वो ब्रिटिश के इंटरेस्ट के खिलाफ थी। अब उन्हें तो ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि अरे हम तो फ्री ट्रेड करें और अगर इंडियन मर्चेंट्स भी फ्री में ट्रेड करने लगे तो ये भी उतना ही प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो इनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो अब यहाँ पे एक लड़ाई होनी तय हो गई। मतलब ये फिक्स था कि अब तो इन फ्यूचर एक लड़ाई लड़ी ही जाएगी। अब नवाब ने भी इस समय जो है बहुत क्लेवर एक्शन लेने शुरू कर दिए। जहाँ एक तरफ वो क्लियरली कंपनी को इन्फॉर्म कर रहा है, उनके ऊपर बार बार जो है उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने जो है जाके दूसरी स्टेट्स के साथ में नेगोशिएशंस करनी शुरू कर दी। दूसरी स्टेट्स के रूलर्स के साथ में मिलना शुरू कर दिया, उनको अपनी साइड करना शुरू कर दिया कि चलो ब्रिटिश के अगेंस्ट मिल के लड़ते हैं। और इस तरीके से मीर कासिम पहुंच जाता है अवध। अब देखो, अवध का उस समय रूलर है शुजाउद्दौला। अब शुजाउद्दौला भी ब्रिटिशर्स से बहुत परेशान है। वो ऑलरेडी जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट चल रहा है। तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम दोनों वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। तो कोइंसिडेंटली उसी समय जब वो अवध पहुँचता है, वहाँ पे जो मुग़ल एम्परर है उस समय का, शाह आलम, वो भी वहाँ पे आया हुआ होता है। तो वो भी उनकी मीटिंग में शामिल हो जाता है। तो तीनों मिलके डिसाइड करते हैं कि हमारी मिली जुली जो आर्मी है, तीनों की कंबाइन करके आर्मी जो है, हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे और हम जीत जाएंगे। और यहाँ पे फिर एक बैटल होती है ब्रिटिश के बीच में और इन तीनों की जो आर्मी है उनके बीच में, डैट इज़ नोन एज द बैटल ऑफ बक्सर। अब ये जो बैटल ऑफ बक्सर है, बक्सर नाम की एक जगह आती है बिहार में, बक्सर उस वहाँ पे लड़ी गई, डैट इज़ वाई इसका नाम बैटल ऑफ बक्सर है। अब इस लड़ाई का रिजल्ट क्या निकलता है, ब्रिटिश को जो है वो लीड कर रहा है, उनका उस समय जो आर्मी का कमांडर है वो है हेक्टर मुनरो। अब ब्रिटिश जो हैं नेचुरली इस समय तक उनके पास मॉडर्न वेपन्स हैं, इंडियंस के पास इतने मॉडर्न हथियार नहीं है, और नेवल फोर्स है उनकी ब्रिटिश की बहुत पावरफुल। अपनी शिप्स के थ्रू वो बाहर से अपनी फोर्स जो है मंगवा लेते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि तीनों की कंबाइन आर्मी भी हार जाती है और ब्रिटिश एक बार फिर से विक्टोरियस होते हैं इस बैटल में। और ये जो बैटल थी, ये हिस्ट्री में एक डिसिसिव बैटल मानी जाती है कि प्लासी की बैटल ने जिस काम को अधूरा छोड़ दिया था, बक्सर की बैटल ने उसको पूरा कर दिया। कैसे पूरा कर दिया? प्लासी की बैटल में तो सिर्फ बंगाल के जो नवाब है उसको हराया था, लेकिन बक्सर की बैटल में बंगाल के साथ साथ अवध का नवाब और मुग़ल एम्परर शाह आलम, चाहे कि मुग़ल एम्परर के पास उस समय इतनी पावर्स नहीं थी, वो वीक रूलर था, बट फिर भी वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था एक तरीके से, वो भी हार गया था इस बैटल में। और यहाँ पे आफ्टर दिस बैटल द ब्रिटिश बिकम द मास्टर्स ऑफ द बंगाल। वो बंगाल के पूरी तरह से मास्टर्स बन गए एंड यहाँ से उन्होंने और आगे बढ़ना शुरू किया, मीन्स कॉन्फिडेंटली कि अब वो जो हैं वो यहाँ पे रूलर बन सकते हैं।
मीर कासिम जो है वो लड़ाई में लड़ते हुए मारा गया। मीर कासिम के बाद एक बार फिर से ब्रिटिश ने मीर जाफ़र को नवाब की जो थ्रोन था, गद्दी थी, राजगद्दी थी, उसके ऊपर राज सिंहासन पे बिठा दिया। और उन्होंने मीर जाफ़र को बोला कि देखो, हम तुम्हारे कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे फ्री ट्रेड तो करना ही है, इसके साथ साथ तुम हमें 5 लाख रुपीज़ पर मंथ पे करते रहना। 5 लाख रुपीज़ पर मंथ आज की डेट में भी बहुत एक लार्ज अमाउंट है। सो उस समय मीर जाफ़र उन्हें 5 लाख पर मंथ पे कर रहा था नवाब बनने के बदले में। एंड दिस वॉज नॉट सफिशेंट फॉर देम, सिर्फ इतना ही उनके लिए काफ़ी नहीं था, इसके साथ साथ जितना फाइनेंशियल उनका फाइनेंसिस लगे थे इस लड़ाई में, वो सब भी उन्होंने एज अ इंडैमिटी, एज अ हर्जाने के रूप में उन नवाब से जो है वो वसूल किए। अवध के नवाब के ऊपर चार्ज लगाया गया कि पूरी वॉर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारा जितना लॉस हुआ है वो सारा का सारा तुम पे करोगे। मुगल एम्परर से दीवानी राइट्स ले लिए गए पूरे बंगाल में टैक्स कलेक्ट करने के। दीवानी राइट्स क्या होते हैं, पहले आपको बताया गया कि जो लैंड के ऊपर टैक्स लगता है, मीन्स जो ज़मींदारी टैक्स होता है उसके राइट्स। बंगाल प्रोविंस के राइट्स पूरे के पूरे ब्रिटिश के हाथों में आ गए। सो ये जो रिवेन्यू इससे उन्हें हासिल हो रहा था, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ इंडिया से गुड्स परचेज़ करने के लिए, यहाँ से यहाँ पे अपने फोर्ट्स बिल्ड करने के लिए। तो मींस एक उनकी इनकम जो थी इस बैटल के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि पलासी की बैटल के बाद ही एक इनकम जो थी उनके हाथों में आ गई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि बक्सर की बैटल के बाद उन्होंने हासिल की। 1765 में मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है। बैटल बक्सर की कब हुई थी, 1764 में। और मीर जाफ़र की डेथ के बाद अब ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि वो बंगाल में डायरेक्टली रूल करेंगे, अब वो किसी और को नवाब नहीं बनाएंगे। सो इन दिस वे दे स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल कैरियर, और उनका जो एक एम्पायर था उसकी शुरुआत हो जाती है इंडिया में। नाउ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिकम द नाबोब्स। अब वो नाबोब बन गए हैं। नाबोब क्या होता है, नाबोब इज़ अ इंग्लिश वर्जन ऑफ द वर्ड नवाब। जैसे नवाब होते हैं इंडिया में, तो ब्रिटिश लोग उसको नाबोब प्रोनाउंस करते थे अपनी इंग्लिश वर्जन में। लाइक रॉबर्ट क्लाइव था, उसने ब्रिटेन जाने से पहले इंडिया से इतनी वेल्थ अर्न कर ली थी, इतना पैसा कमा लिया था कि जब वो इंग्लैंड पहुंचते थे दे फ्लॉन्ट देयर रिचेस, अपने शो ऑफ करते थे अपने पैसे का, अपनी, और बहुत लग्जूरियस लाइफ जो थे वो वहाँ पे वो स्पेंड करते थे और अपने आप को नाबोब कहलाना पसंद करते थे। तो क्योंकि वो यहाँ के नवाबों को देखते थे ना कि कैसे उनका इतना बड़ा पैलेस है और वो कैसी लाइफ जीते हैं, तो सेम इस वे में वो अपनी लाइफ जो थे वो स्पेंड करना पसंद करते थे। और यहाँ के लोकल रूलर्स ने भी कंपनी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, जो ऑफिशियल्स होते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनको बहुत सारे लैंड्स वगैरह जो थे वो भी गिफ्ट कर दिए थे। सो जब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया छोड़ के इंग्लैंड जाते हैं 1764 तक, वो बंगाल में इतने रिच हो चुके थे। जब वो इंडिया छोड़ के इंग्लैंड पहुंचे तो 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको क्रॉस एग्जामिन किया था। मींस कि उनके ऊपर केस चलाया गया था कि हाउ डिड ही गेन सच अ वेल्थ, उन्होंने इतना पैसा यहाँ पे अर्न कैसे किया। फाइनली हालांकि उनके ऊपर जो है जो भी चार्जेस लगे थे, ही वॉज एक्विटेड ऑफ देम, उनको हटा दिया गया, बट ही कमिटेड द सुसाइड इन 1774। सो इन दिस वे बंगाल के रूलर्स के साथ उनकी जो स्ट्रगल्स चली और किस टाइप से वो लोग जो थे वो विनर रहे। सो फाइनली इट इज़ अ क्विज टाइम नाउ। अब क्विज टाइम है, लाइक पहले आपको बताया गया था कि आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हियर आर योर क्वेश्चंस। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज लीडिंग द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पलासी। पलासी की बैटल के टाइम जो है ब्रिटिश आर्मी का है लीडर कौन था। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। एंड योर लास्ट एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, हु वॉज सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था। इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, सो डैट पता चले कि आपने कितने अच्छे से जो है वो वीडियो को सुना है।
Now that was the all for today's video lecture, and in our next video lecture अब हम ब्रिटिशर्स की बाकी के स्टेट्स के साथ में कैसे स्ट्रगल चली उसके बारे में स्टडी करेंगे. So till then stay connected. We will be back soon for you with some